शुरुआत नवंबर 2007 में शुरू हुई इथॉस लिमिटेड की। जी हाँ, करीब 2,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली इथॉस लिमिटेड के पास देश में प्रीमियम और लग्जरी घड़ियों का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। कंपनी के पास मल्टी स्टोर फॉर्मेट में 54 रिटेल स्टोर्स हैं, जहां पर 50 से प्रीमियम और लग्जरी वॉच ब्रांड की जो बिक्री है 50 से अधिक वो की जाती है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम नए वित्त वर्ष के लिए जो तैयारियां हैं उन पर बात करेंगे। मौजूदा डिमांड ट्रेंड किस प्रकार का है, क्षमता विस्तार की क्या योजनाएं हैं, मौजूदा ऑर्डर बुक कैसी, ग्रोथ आउटलुक कैसा है, सारे मुद्दों पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन यशोवर्धन साबू। मिस्टर साबू सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका सर जी बिजनेस पे। सर, हमने आय के नंबर्स तो देख लिए। मुझे बताइए, ये जो आखिरी क्वार्टर रहा है इसमें मांग किस प्रकार की रही और अब आने वाले क्वार्टर्स के लिए, नए वित्त वर्ष के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं? नेहा, ये देखिए, जो लास्ट क्वार्टर रहा जनवरी से मार्च तक का, उसमें डिमांड बहुत ही अच्छी रही और उसके कारण पूरे साल में हमारे जो रिजल्ट रहे वो करीब 36.7% ग्रोथ रही हमारे रेवेन्यू में, बिलिंग्स में। और ये हमने करीब 12-14 महीने पहले गाइडेंस दी थी 30 से 35% ग्रोथ की, तो उसके भी अपर लिमिट से भी ऊंचा रहा। तो इस बात की हमें खुशी है। और जो हमने पिछले क्वार्टर में जो डिमांड देखी वो कोई ऐसी नई नहीं थी। ये पिछले 6 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि डिमांड में काफी तेजी है और एक स्ट्रॉन्ग अंडरकरेंट जिसको कहते हैं वो डिमांड में देखने को मिल रहा है। तो पहले जैसा लगता था कि शायद ये पेंट अप डिमांड है या लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं या एक तरह से लग्जरी का टेम्पररी उछाल है, ऐसा नहीं लगता है। जो जो मेरा जो विचार है वो ये है कि अ, इंडिया की इकोनॉमी अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है और इसमें डिस्क्रिशनरी स्पेंड या लग्जरी स्पेंडिंग की जो ग्रोथ है वो तेज रहेगी, वो मजबूत रहेगी और हमें आगे भी ये इस तरह की डिमांड में वृद्धि और ग्रोथ मिलती रहेगी। इसका मुझे पूरा यकीन है। और जैसे अब ये क्वार्टर भी शुरू हो रहा है, इसमें भी जो अंडर करंट है वो स्ट्रांग है डिमांड का। ओके, तो क्या सर ये प्री कोविड लेवल से बेटर है स्थिति, या उसके आसपास की है? नहीं, प्री कोविड से तो बहुत बेटर है, ओके। बहुत बेटर है। और इसके 2-3 कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जरूरी है समझने। कि कोविड के दरमियान 2-3 चीजें ऐसी हुई जिसके कारण अब ये जो एक फंडामेंटल जो ग्रोथ है उसका एक ये बड़ा ये कोई टेम्पररी नहीं है, बट ये परमानेंट एक ग्रोथ में मोमेंटम आया है। एक चीज तो ये है कि कोविड पीरियड के दरमियान जितने भी बायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन्होंने इंटरनेट का यूज ज्यादा किया। हम लोग इंटरनेट पे सेल इतनी नहीं करते हैं, लेकिन हमारी घड़ियों के बारे में और इस सेगमेंट के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड होती है और इसके घड़ियों की के बारे में लोगों को पता लगता है, वो रिसर्च करते हैं और इससे घड़ियों के बारे में का शौक बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, खासकर जो प्रीमियम और लग्जरी वॉचेस हैं। दूसरी चीज जो लोगों को जानने को आई कि इंडिया में खरीदी हुई घड़ी और देशों से खरीदने से बहुत बेहतर है। एक तो जो कीमतें हैं वो इंडिया की कम्पिटिटिव है। पहले एक ये धारणा थी कि शायद इंडिया में क्योंकि ड्यूटीज पे होती हैं तो मार्केट प्राइस इंडिया में ज्यादा होगी, तो अगर हम विदेश जब जाते हैं वहां घड़ी खरीदें। लेकिन कोविड के दरमियान लोगों ने प्राइस कंपैरिजन किया, बाहर जा नहीं रहे थे, तो ये पाया कि इंडिया में प्राइसेस कम्पिटिटिव है, कभी कभी तो दुनिया के सब और देशों से बेहतर है। और दूसरी चीज की इंडिया में रेंज जो है प्रोडक्ट की पूरी मिलने लग गई। तो हम लोगों ने क्या किया कि जैसा आपने कहा 50 से 60 ब्रांड्स हैं, तो एक तो ये रेंज काफी और हर एक ब्रांड में भी पूरी डेप्थ है। तो ऐसा नहीं लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो हमको कोई खास चीज मिल जाएगी। जो हमको बाहर मिलेगी वही इंडिया में मिलेगी और अच्छे दामों में मिलेगी। तो ये कारण हुआ कि इंडिया में लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया और ये सोचना बंद हो गया कि जी हम बाहर जाएंगे तब खरीदेंगे। वेरी वेल। तो इस तरह की 2-3 चीजें हुई हैं जिसके कारण हाँ जो मांग में जो वृद्धि है हाँ हाँ। वो बड़ी मजबूत लग रही है। ओके, तो सर आप नए वित्त वर्ष के लिए या आने वाले क्वार्टर्स के लिए कोई गाइडेंस रखना चाहेंगे हमारे दर्शकों के सामने? जरूर रखेंगे जी। अब जैसे हमारे क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स जब अनाउंस करेंगे तब इस साल के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस देंगे। वैसे हमने ये जो हमने इंटरनल हमारा टारगेट बनाया है वो अगले 3 साल के लिए 20 से 25% CAGR का बनाया है।
मार्केट हम समझते हैं कि 12 से 13% में ग्रो करेगा और हम लोग 20 से 25% CAGR में ग्रो करेंगे। इस वर्ष मुझे उम्मीद है कि हम जो जो भी गाइडेंस अब तैयार करने जा रहे हैं और जैसे ही हमारे रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे इस क्वार्टर के पूरे, उसके साथ गाइडेंस भी देंगे ओके, और मुझे उम्मीद है कि हम अपर रेंज पे ही चलें। बिल्कुल। पिछले साल परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा, तो आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं। ओके, डेफिनेटली सर। अच्छा सर, आपका मार्जिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा है 14-15% के आसपास ही रहा है। क्या ये मार्जिन्स में कुछ सुधार देखने को मिलेगा या यहीं पे आप इसे मेंटेन करेंगे? यहाँ ऐसा है कि जो ग्रॉस मार्जिन है हमारा, वो तो हम समझते हैं कि एक लेवल पे है और इसके आसपास ही मेंटेन रहेगा। लेकिन एबिटा लेवल पे जो मार्जिन है उसमें जरूर इम्प्रूवमेंट होएगा, क्योंकि जैसे हमारी ग्रोथ होगी तो ऑपरेटिंग लीवरेज किक इन कर रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं, और ये ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण एबिटा मार्जिन भी इम्प्रूव करेंगे और उसके साथ साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी काफी अच्छा चेंज आएगा। ओके। अच्छा सर, वैसे तो आपने कहा कि आप गोइंग फॉरवर्ड अपने जो टारगेट्स हैं वो और क्लियरली टेक्निकली स्टेट कर पाएंगे। रेवेन्यू को लेकर सर नए वित्त वर्ष में क्या लक्ष्य रखा है या क्या इरादा है? नेहा, जैसा मैंने बताया, ओवरऑल हमारे 3 साल की एवरेज 20 से 25% है। उम्मीद करते हैं कि इस साल में इस रेंज के ऊपर लेवल पे ही रहे। लेकिन इस पे भी निर्भर करता है कि जो नए हमारे स्टोर्स खुलने जा रहे हैं, इस साल हम 22 स्टोर्स खोलने का टारगेट रखा है। ये उस पे बहुत निर्भर है कि नए मॉल्स किस समय खुलते हैं। हम्म, अगर साल के पहले 3 महीने में, 4 महीने में खुल जाए तो उसकी पूरी रेवेन्यू हमको साल भर मिलती है। यही चीज अगर 6 महीने मॉल्स डिले हो जाए हम्म। तब उसकी रेवेन्यू कम मिलती है। और क्योंकि हम 22 स्टोर्स खोलने जा रहे हैं तो एज अ परसेंटेज अभी एग्जिस्टिंग स्टोर की वो काफी ज्यादा है। तो इनकी टाइमिंग पे बहुत डिपेंड करेगा। अगले 3-4 हफ्ते में हम ये टाइमिंग और ज्यादा प्रिसीजन से इसको मापेंगे और उसके बाद हम पूरी गाइडेंस दे पाएंगे इस साल में रेवेन्यू की भी। सर, ये जो 22 नए स्टोर आप खोलने का इरादा रखते हैं, क्या ये इसमें नए शहर भी टारगेट होंगे? बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछली बार आपने जो 6 नए स्टोर्स खोले थे पिछले वित्त वर्ष में, उसमें शायद भोपाल और सिलीगुड़ी ये 2 नए शहर थे जिसमें आपने एंट्री ली थी। तो ये जो 22 स्टोर्स हैं, ये सेम शहरों में होंगे या फिर कोई नए स्पॉट्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं? नए 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 शहर भी हैं। हमने पिछले वर्ष में जितना किया, 3 शहर थे, जैसा आपने कहा, भोपाल, सिलीगुड़ी और इंदौर। अच्छा। इंदौर में भी ओके, ओके। और अगले अब जो मौजूदा वित्त वर्ष है, इसमें 22 स्टोर्स में 4 शहर तो यकीनन है। इसमें रायपुर, सूरत, कोची और भुवनेश्वर, ये इन सब जगह हमने लोकेशन साइन किए हैं और इनको खोलेंगे हम। और जो अभी मौजूदा शहर हैं उनमें भी नई ज्योग्राफीज हैं जिनमें हम खोलने जा रहे हैं। जैसा बेंगलोर में नया एक मॉल आ रहा है, बिल्कुल नई एरिया में, वहां पर हमारा प्रेजेंस नहीं है, तो वहां पर भी हम कम से कम 3 या 4 स्टोर खोलने जा रहे हैं। अहमदाबाद में एक अभी ऑलरेडी नया मॉल में खोला है, एक मल्टी ब्रांड स्टोर भी वहां खोलेंगे। तो मौजूदा शहरों में भी बढ़ाएंगे, हमारे जो प्रेजेंस है उसको और मजबूत करेंगे। और ये नए स्टोर, नए शहर जो मैंने बताए, नए शहरों का मैं ये बताना चाहूंगा कि हमको जो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन आती है, डिमांड की जो लीड्स आती हैं, उससे ये यकीन होता है कि अ, हमारे देश के जो सेकेंड टीयर या थर्ड टीयर सिटीज होते हैं, उनमें भी बहुत डिमांड है, बहुत इंटरेस्ट है, और सबसे ज्यादा घड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज बहुत बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो ब्रांड के पीछे लोगों का इंटरेस्ट है। अ, बहुत एग्नोस्टिक और बहुत डिमांड है अलग अलग ब्रांड्स के लिए, और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इन शहरों में भी हमारे मौजूद होना बहुत जरूरी है। वेरी वेल, चलिए। तो ऑलरेडी जो लोकेशंस हैं उस पे तो प्रेजेंस बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही नए नए शहरों को भी यहाँ पर डिस्कवर करने की कोशिश है। अच्छा सर, अभी आपका औसत एंड सस्टेनेबल सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या है और नए वित्त वर्ष में क्या एंटिसिपेशन है? देखिए, इस साल हमारा सेम स्टोर ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहा, 30% के आसपास रहा। तो ये तो एक ऐसा फिगर है जो हमने हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा ही रहा। हम्म। और वैसे हमारी लॉन्ग टर्म जो सेम स्टोर ग्रोथ का जो टारगेट है वो 12 से 15% का है, सेम स्टोर ग्रोथ, और बाकी जो समुदाय है वो नए स्टोर से आएगी। ओके। सेम स्टोर ग्रोथ, जैसा आप जानते हैं, ये बहुत जरूरी होता है और इस पे हम काफी फोकस करते हैं। यशवर्धन सर, हम कीमतों के लिहाज से आपसे जानना चाह रहे थे। पिछले साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सेकेंडरी मार्केट में कीमतें शायद 8-10% लुढ़की थी।
अब क्या लग रहा है सर, क्योंकि हमने देखा है प्रेशियस मेटल और जो बाकी मेटल्स हैं जिनका इस्तेमाल अमूमन वॉच की बनाई में होता है, जिस प्रकार से कीमतों में फिर एक स्ट्रेंथनिंग देखने को मिली है स्पेशली प्रेशियस मेटल्स, क्या लगता है यहाँ से क्या डिमांड इफेक्ट हो सकती है, सेल्स पे कोई असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? क्या है ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन? नेहा, पहली चीज मैं ये बताऊंगा कि जो घड़ियों की फाइनल प्राइसेस कीमतें हैं उनका मटेरियल से इतना कोई ताल्लुक नहीं रहता है, क्योंकि जो मटेरियल कॉस्ट है उसमें काफी कम रहती है। चाहे वो गोल्ड की घड़ी है, चाहे स्टील की है, चाहे उसमें अगर हीरे भी लगे हुए हैं तो भी उनकी जो कॉस्ट रहती है वो काफी कम रहती है। तो 2, 4, 5, 10% के बढ़ाव चढ़ाव से उसके कारण से घड़ियों की कीमत बढ़ती चढ़ती नहीं है। मेन जो इनपुट रहता है इसमें जो स्किल है, जो कारीगरों की स्किल है और कितनी कॉम्प्लिकेटेड है घड़ी, उसको बनाने में कितना टाइम लगता है, उस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहती है। लेकिन ये बात जरूरी है कि जरूर है कि कीमतों में कुछ वृद्धि होगी, उसका ज्यादा ताल्लुक रहता है हमारे भारतीय एक्सचेंज रेट से। तो जैसा आप जानते हैं कि रुपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट और स्विस फ्रैंक, जहाँ से काफी घड़ियां इंपोर्ट होती हैं, उसके अगेंस्ट थोड़ा सा वीक हुआ है, और उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इंडिया में इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और उससे थोड़ी सी प्राइसेस रिवाइज होती हैं। तो जैसे जनवरी और मार्च के बीच में तकरीबन तकरीबन सभी ब्रांड्स ने 7, 8, 9% से अपनी प्राइसेस रिवाइज करी कि एक्सचेंज रेट को ध्यान में रखते हुए कि पैरिटी रहे। इसके बावजूद आज जो इंडिया में प्राइसेस हैं वो दुनिया के कंपैरिजन में बराबर हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा डिमांड पे या मांग पे असर पड़ेगा। इनफैक्ट एक उल्टा असर जरूर पड़ता है कि जब लोग ये देखते हैं कि मैंने एक ये घड़ी खरीदी, मान लीजिए कितने भी दाम में, और अब वही घड़ी अब 20% या 10% ज्यादा में मिल रही है, तो एक फीलिंग होती है कि मैंने जो खरीदा वो ठीक खरीदा, और उसकी सेकेंडरी मार्केट में अगर वैल्यू होल्ड करती है तो मुझे लगता है कि मैंने ये इन्वेस्ट किया है, ये निवेश किया है। और ये चीज बहुत जरूरी है कि अब जो लग्जरी वॉचेस हैं वो लोग इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि समय बीतता जाता है लेकिन वो अपनी वैल्यू जो है वो होल्ड करती है। तो ये बहुत जरूरी है। मैं नहीं समझता हूँ कि प्राइस इंक्रीज जो हुआ है उससे डिमांड में कुछ असर पड़ेगा। अच्छा सर, इन्वेंट्री पे बात करना चाहेंगे अभी। हाउ आर यू प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री? क्या ये जो इन्वेंट्री डेज हैं 153 से अब नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं करंट क्वार्टर में? मुझे नहीं लगता है कि अभी इस साल इन्वेंट्री डेज कम होंगे। इसके दो कारण हैं। एक तो नए स्टोर्स हम खोल रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली इन्वेंट्री एक बार जाएगी और उसकी सेल्स को कैचअप करने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो जब तक वो पूरा नहीं होगा तो इन्वेंट्री डेज कम नहीं होंगे। दूसरा एक ये भी कारण है, हम लोग ये समझते हैं कि लग्जरी बिजनेस में बेचने के लिए इन्वेंट्री होनी जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक घड़ी है, उसके मान लीजिए 2 या 3 लाख रुपए दाम है। अब वो हमारे पास दो डायल में है, काले रंग का डायल है, गोल्ड रंग का डायल है, सुनहरे रंग का डायल है। लेकिन कस्टमर चाहता है कि कैटलॉग में देखिए सफेद रंग का भी डायल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी घड़ी ये है लेकिन सफेद रंग का डायल आप अगर ऑर्डर करेंगे तो हम मंगा देंगे, क्योंकि जब एक्सपेंसिव लग्जरी चीज है तो कस्टमर चाहेगा कि मैं देख के अपने बाजू में लगा के और फिर डिसाइड कर। तो ये इन्वेंट्री रखनी जरूरी है, और ये विश्व के जितने भी अच्छे रिटेलर्स हैं उनके कंपैरिजन में हमारा जो इन्वेंट्री लेवल है वो एकदम सही बीच में पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी नीचे जाएगी, लेकिन अभी इस साल में मैं नहीं समझता हूँ कि इन्वेंट्री लेवल नंबर ऑफ डेज में कुछ कम होगा। साबू सर, थैंक यू सो मच सर, आज समय निकालकर जी बिजनेस के साथ बात करने के लिए और अपने पूरे जो विस्तार योजनाएं हैं, प्लान्स हैं, वो दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। चलिए इसी के साथ कॉर्पोरेट रडार को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।